स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह। 26 मई 2014 भारतीय इतिहास की ऐसी तारीख जिसे दुनिया भर ने देखा। यूं तो यह भारतीय लोकतंत्र के 15वें प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, लेकिन यह समारोह सिर्फ राष्ट्रीय इवेंट नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समारोह बन गया, क्योंकि पहली बार किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। आइए देखते हैं और क्या खास रहा इस समारोह में। संसदीय चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन 2014 में पीएम का शपथ ग्रहण ऐतिहासिक बन गया। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। किन मायनों में ये शपथ ग्रहण खास रहा और इसे क्यों महाशपथ ग्रहण कहा गया, इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में 4000 से भी ज्यादा मेहमान मौजूद थे, जबकि इससे पहले भारतीय राष्ट्रपति भवन में इससे बड़ा समारोह आयोजित नहीं किया गया। इस शपथ ग्रहण की दूसरी खास बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ऐसा शपथ ग्रहण है जिसे सबसे ज्यादा देखा गया, क्योंकि इस समारोह को दक्षिण एशियाई संघ के सभी देशों में एक साथ प्रसारित किया गया। ये पहली बार था कि किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई संघ के नेता, डिप्लोमैट्स, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया। साथ ही भारत के चीफ जस्टिस, पद्म अवार्ड से सम्मानित हस्तियां और संसद के 777 सदस्य भी शपथ ग्रहण में आमंत्रित थे। भारत के 15वें प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को दूरदर्शन की तरफ से 8 कैमरों और 1 ओबी वैन से कवर किया गया, जबकि 4 कैमरा और 1 ओबी वैन बैकअप में भी मौजूद रही। समारोह का प्रसारण 15 अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया, जबकि सभी प्राइवेट चैनल्स को इसकी रॉ फीड दी गई। जो लोग चलने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए यहाँ खास 12 बग्घियों और गोल्फ कार्ट्स की व्यवस्था की गई। शपथ ग्रहण समारोह में लाइव बैंड्स भी मौजूद रहे, जो देशभक्ति गाने बजा रहे थे। फिल्मी गानों को भी इसमें शामिल किया गया। समारोह के दौरान किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए यहाँ एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम को भी रखा गया था, ताकि इस दौरान किसी मेहमान को दिक्कत न हो। इतनी तैयारियों और प्लानिंग के बाद जाकर शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाया जा सका। आखिर सवाल देश की साख का जो था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की एक सबसे खास बात ये थी कि यहां सार्क देशों के प्रतिनिधि शरीक हुए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कुल 8 देशों से प्रतिनिधि और राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा राष्ट्रपति भवन में लगा था। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम, भूटान के प्रधानमंत्री ल्यूनचेंग शेरेन, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, बांग्लादेश से वहां के स्पीकर शेरिन शर्मेन चौधरी, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई इस समारोह में शिरकत करने के लिए यहां पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में जिस तरह भारत के सभी पड़ोसी देशों के प्रतिनिधि यहां मौजूद थे, इससे आने वाला वक्त एक बेहतर विदेश नीति और सहयोग का दिखाई दे रहा था। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना महज एक समारोह नहीं, एक नई शुरुआत है, क्योंकि इस समारोह में आने वाले कल का आसमान छिपा था। जिस तरह पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समारोह में इकट्ठा हुए, उसमें एक बेहतर विदेश नीति का संकेत था।
विकास और तरक्की के लिए शांति और सहयोग बेहद जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात अच्छे से पता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये पल, ये मेहमान मैं और ये तारीख, नरेंद्र दामोदर दास मोदी सब कुछ ऐतिहासिक है। ये दिन भारत के साथ साथ दक्षिण एशियाई देशों के लिए भी इतिहास बन गया है। ये पहली बार था कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में इतने विदेशी मेहमान थे, खासकर दक्षिण एशियाई मेहमान, जो खासतौर पर शपथ ग्रहण समारोह ही देखने आए थे। सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस दिन का न्योता भेजना और उनका न्योता कबूल करके भारत आना ही नए युग की शुरुआत है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं हुआ। 26 तारीख की दोपहर तक ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सारे मेहमान हिंदुस्तान पहुंच गए। सभी देश के मुखियाओं को ये तो पता है कि ये न्योता महज न्योता नहीं, एक अच्छी और स्वस्थ शुरुआत है। दक्षिण एशियाई राजनीति का नया दौर है। नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के मौके को ही अपनी विदेश नीति का पहला कदम बना लिया, वो कदम जिसे पहले किसी ने नहीं उठाया। नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और सार्क के प्रतिनिधि उन्हें शपथ ग्रहण करते हुए देख रहे थे। इस महाशपथ ग्रहण और सार्क देशों को दिए जाने वाले न्योते से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ अहम फायदे होने वाले हैं। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संघ है और इस इवेंट के बाद भारत का दबदबा दक्षिण एशियाई देशों में बढ़ जाएगा। नरेंद्र मोदी को एक सकारात्मक छवि वाले नेता के तौर पर पहचान मिलेगी। उनकी ये पहल उन्हें दक्षिण एशियाई देशों के करीब लाएगी। उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में देश को पहली बार जानने का मौका मिलेगा। पीएम बनते ही मोदी अपनी छवि को विकास पुरुष के तौर पर प्रमोट करना शुरू कर चुके हैं। पड़ोसी देशों से बातचीत के दौरान द्विपक्षीय व्यापार के मुद्दों को भी अहम माना जा रहा है। तभी तो इंतजार है मंगलवार का, जब मोदी सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 26 मई की शाम भारत की नजरें ही नहीं, पाकिस्तान और पूरी दुनिया की नजर राष्ट्रपति भवन पर टिकी थी। पाकिस्तान से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने आए। मोदी ने शपथ लेने के साथ ही दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया, नवाज शरीफ ने उस हाथ को थाम लिया। आज के समारोह की सबसे बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद नवाज शरीफ से हाथ मिलाया। नवाज शरीफ से मिलते हुए नरेंद्र मोदी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। शायद नवाज शरीफ ने दिल्ली आकर मोदी का दिल खुश कर दिया। ये बहुत ही बड़ा लम्हा है जब भारत का प्रधानमंत्री शपथ ले रहा हो और उसके सामने की सीट पर बैठकर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री देख रहा हो। आज ठीक वैसा ही हुआ। मोदी शपथ ले रहे थे और सामने नवाज शरीफ बैठे हुए सुन रहे थे। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ट्वीट करके कहा कि नवाज ने कई भावुक पल उनके साथ साझा किए हैं। नवाज शरीफ ने मोदी को बताया कि वो इस्लामाबाद में रहते हुए भी अपनी मां से मिलने हर हफ्ते जाते थे।
मोदी के शपथ ग्रहण के बाद अब सबको इंतजार मंगलवार का है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस 30 मिनट की मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें हैं। मुद्दे बहुत से हैं और वक्त थोड़ा। देखने की बात यह है कि इस मुलाकात से भारत और पाकिस्तान के संबंधों को क्या नए मायने मिलेंगे। मोदी का ये गेट टुगेदर दक्षिण एशियाई देशों के लिए भी उम्मीदों का आसमान है। इस संगठन के नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सभी देश मोदी की इस पहल से खुश हैं, लेकिन पैनी नजर तो शरीफ और मोदी की मुलाकात पर है, जो 27 मई को 30 मिनट के लिए होगी। बातचीत के एजेंडे में जो बातें शामिल हो सकती हैं, उनमें कश्मीर मुद्दा, सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा और सीज फायर का उल्लंघन भी शामिल है। इसके अलावा मुंबई हमले के दोषियों को भारत सौंपने की मांग भी अहम है, क्योंकि मोदी पहले भी इस बात को कह चुके हैं। लेकिन सकारात्मक वार्ता बिजली, पेट्रोलियम, कारोबारी मसलों और वीजा नियमों को आसान बनाने को लेकर भी होगी। हालांकि शरीफ भी चाहते हैं मुंबई हमले के बाद से ठप हुई दोनों देशों की वार्ता बहाल हो जाए और विश्वास बहाली के उपायों पर चर्चा की जाए। मोदी के पीएम बनने के बाद इस पहली वार्ता की टेबल से उम्मीदें दोनों देशों को हैं। कम से कम ये मुलाकात आने वाले वक्त में बातचीत के रास्ते तो खोलेगी। वैसे भी पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में अपने आंतरिक हालातों की वजह से अच्छी हालत में नहीं है। पिछले कुछ सालों से लगातार पाकिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सर्वे भी यही कहते रहे हैं। वॉशिंगटन की द फंड फॉर पीस के मुताबिक 178 देशों में पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहा गया है। इस लिस्ट में सोमालिया नंबर 1 पर है, 13वें नंबर पर पाकिस्तान है और 78वें नंबर पर भारत का नाम है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय और मानवाधिकार संस्थाओं ने भी पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट का दर्जा दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2001 से 2013 के बीच आतंकी हमलों और काउंटर टेररिज्म के कारण ये फेल्ड स्टेट है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने बार बार ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के मामले में पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले में भी पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट माना जा रहा है। 2011 में 2 बार और 2012 में 1 बार धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का हवाला देते हुए पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहा गया है। पाकिस्तान को इस वक्त अपनी छवि सुधारने की जरूरत है। आतंकवाद से जूझते जूझते उसके व्यापारिक हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। भारत जहां एशिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है, वहीं पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध भारत से भी ठीक नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच का ट्रेड अमाउंट भारत के ग्लोबल ट्रेड का 1% भी नहीं है। आजादी के वक्त भारत पाकिस्तान का एक बड़ा व्यापारिक सहयोगी था, लेकिन 2010 के दशक तक दोनों के बीच ट्रेड अमाउंट 5% से भी कम रह गया। अब अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार होता है तो ये पाकिस्तान के व्यापारिक हालात के लिए भी काफी अच्छा होगा। शायद इसीलिए नवाज शरीफ अपने इस दौरे पर अपने बिजनेसमैन बेटे को भी साथ लाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे भी हों, उनके तिल हमेशा से मिले हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। दिल मिले बिना रिश्ते नहीं बनते, इसलिए तो उन्होंने सरहद पार से नवाज शरीफ को हिंदुस्तान बुला लिया, जिसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। कोई सरहद ना इन्हें रोके, पंछी वाकई सरहदें कभी दिलों के रिश्ते नहीं रोक सकती। कोई सरहद ना इन्हें रोके, तार दिल के जुड़े हो तो हालात कुछ भी हो, अमन और प्यार की चाहत सरहदें पार कर ही लेती है। और फिर भारत और पाकिस्तान के दिल तो मिले हुए हैं, तभी तो दोनों मुल्कों के लोगों की पसंद नापसंद और अमन की चाहत भी एक जैसी ही है।
न हमें किसी को आंख दिखानी चाहिए, न कोई हमें आंख दिखाए। संबंध होना चाहिए आंख मिलाकर बात करने। गिले शिकवे कितने भी हों, लेकिन दोनों मुल्कों के बाशिंदों की आदतें एक जैसी ही हैं। मसलन क्रिकेट के लिए दीवानगी। दोनों ही देशों में ये खेल नहीं बल्कि जुनून है, दीवानगी है और अमन का जरिया भी। यही वजह है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए दोनों देशों के मुखिया इकट्ठे बैठ जाते हैं। फिर क्रिकेट के सितारे हों या फिर फिल्मी सितारे। जितना प्यार वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान में मिलता है, उतना ही भारत में भी। शाहरुख और ऋतिक की फिल्मों का इंतजार अगर भारत में होता है तो सरहद पार भी। पाकिस्तानी संगीत को भारत में भी बड़े मजे से सुना जाता है और सराहा भी जाता है। कई बार तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि गाना किसी पाकिस्तानी गायक या गायिका का है। उर्दू ज़बान भारत में भी नजाकत से बोली जाती है और पाकिस्तानी गजलों के खूबसूरत मखमली बोल भारतीय लोगों के दिलों को भी उतनी ही राहत और सुकून देते हैं जितना पाकिस्तानी लोगों को। भारत के सुरकोकिला लता मंगेशकर के गाने पाक की फिजाओं में भी गूंजते हैं और सरहद पार भी उनकी आवाज की खनक सुनी जा सकती है। राजनीतिक रिश्ते भले ही दोनों देशों के बीच तल्ख होते रहें, लेकिन सांस्कृतिक मंच वो डोर है जो दोनों मुल्कों को बांधे रखती है। यहाँ की सुरीली हवाएं वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ की मखमली ताल भारत में लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है। हम एक दूसरे को जानना समझना चाहते हैं, जो दोस्ती और प्यार के बिना मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क जी भारत और पाकिस्तान के दर्शकों के लिए जनरल एंटरटेनमेंट का एक नया टीवी चैनल जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। इस चैनल की लॉन्चिंग 23 जून को होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भारत आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से जी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने मुलाकात की। इस मौके पर नवाज शरीफ ने जी के नए चैनल जिंदगी का प्रेजेंटेशन भी देखा। जी एंटरटेनमेंट के नए टीवी चैनल जिंदगी पर भारत और पाकिस्तान के अलावा कई और देशों के बेहतरीन कार्यक्रमों को दिखाया जाएगा। यानी जी जिंदगी सरहदों की दूरियां कम करेगा, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी, ये थॉट पूरी फिलॉसफी जिंदगी की जिस पे बेस्ड हुई है। अगर आप हमारी कॉर्पोरेट फिलॉसफी देखें जी की, जो कि आपकी कॉर्पोरेट फिलॉसफी है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज माय फैमिली, या पूरा विश्व मेरा परिवार है, वहां से ये थॉट आया था कि सरहद पार में भी कहानियां वैसी ही होती हैं जैसे हमारे यहाँ होती हैं। भले ही हमारे वेश परिवेश अलग हों, हमारे कस्टम्स अलग हों, बट लाइफ वही है। तो वहां से हमने इसको इजाद किया कि वीजा तो लोगों को ही लगता है, कहानियों को तो वीजा लगते नहीं। हमने ऐसी कहानियां जो रियल हों, जो कि आपको लगे कि ये मेरा ही किरदार हो सकता है, वैसी कहानियां हमने ढूंढी हैं। और ऐसा कोई अभी तक हिंदुस्तान में ट्रायल नहीं किया गया है, तो इसको वापस से हम एक पायनियरिंग एफर्ट मानते हैं और हमें लगता है कि व्यूअर्स इसे सराहेंगे। जी परिवार में जल्द ही शामिल हो रहा है एक नया मेंबर। 23 जून से शुरू हो रहा है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड का नया चैनल जिंदगी। क्या होगा खास इस चैनल में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लखनऊ के आसमां से लाहौर की जमीन तक हमारे तौर तरीके भले ही अलग हो, हमारी कहानियां एक ही हैं। कहते हैं जज्बातों की सरहदें नहीं होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने शुरू की है एक नई कोशिश, जिसका नाम है जिंदगी। जिंदगी आपके घर आने को तैयार है। ऐसी कहानियां जो रियल हों,
जो कि आपको लगे कि ये मेरा ही किरदार हो सकता है, वैसी कहानियां हमने ढूंढी हैं। जिंदगी आपके घर आने को तैयार। जी हाँ, जिंदगी यानी एक ऐसा चैनल जिस पर आप देख सकेंगे पाकिस्तान समेत तमाम देशों के चुनिंदा सीरियल्स जो न सिर्फ आपको एंटरटेन करेंगे बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। सिनेमा की तरह ही छोटे पर्दे की दुनिया में भी काफी बदलाव आ रहा है और दर्शक अब कंटेंट में वैरायटी की मांग करने लगे हैं। इसी डिमांड को पूरा करने के मकसद से आ रहा है जिंदगी, जो देश का पहला ऐसा जनरल एंटरटेनमेंट चैनल है जिस पर लव स्टोरी से लेकर फैमिली ड्रामा तक सब कुछ होगा। लेकिन ये शोज अलग अलग देशों में बने होंगे। जाहिर है इंडियन टेलीविजन की दुनिया में हो रही ये पहल एक मील का पत्थर साबित होगी। सास बहुओं की दुनिया में नए रंग जुड़ेंगे और छोटे पर्दे का कैनवास कहीं बड़ा दिखेगा। वसुधैव कुटुंबकम के फलसफे पर चलते हुए जी परिवार का ये सबसे नया सदस्य 23 जून से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। जोड़े दिलों को। तो बस थोड़े से इंतजार के बाद आप भी लुत्फ उठाना ना भूलें इस चैनल पर आने वाले प्रोग्राम्स का, जो जोड़ेगा दिलों को। अदिति अवस्थी, जी मीडिया। दी वर्ल्ड टुनाइट में इतना ही। नमस्कार।